तो चलिए साथियों, हम लोग बिहार का इतिहास देखते हैं और इतिहास के स्रोत से हम लोग शुरू करेंगे और देखेंगे कि कहाँ तक पहुँचते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए 30 नंबरों की तैयारी शुरू करते हैं। तो बिहार का इतिहास को लेते हैं। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। देखिए, भग्नावशेष भी है, यात्रा वृत्तांत भी है, अभिलेख भी है और सिक्के भी और धार्मिक ग्रंथ भी हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 एवं 5, यानी कि सभी, इनमें से सभी इसके पार्ट हैं। डी इसका उत्तर हो जाएगा। भग्नावशेष भी है, यात्रा वृत्तांत भी है, अभिलेख भी है, सिक्के भी है और धार्मिक ग्रंथ भी हैं। प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं। तो देखिए, भग्नावशेष कुम्हरार से आपको मिल रहे हैं, भग्नावशेष ये भी हैं, यात्रा वृत्तांत हैं वो भी हैं, धार्मिक ग्रंथ भी हैं। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं लौरिया रिराज से भी प्राप्त हुए हैं, और आगे हम लोग देखें तो लौरिया नंदनगढ़ से प्राप्त हुए हैं, सहसराम से और रामपुरवा से। ठीक है ना। तो मौर्यकालीन अभिलेख जो है ना वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लौरिया रिराज से, लौरिया नंदनगढ़ से, सहसराम से और रामपुरवा से, सब जगह से मिले हैं मौर्यकालीन अभिलेख। हम लोग आगे देखें, अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? अशोक का लघु शिलालेख बिहार में कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है सहसराम से, है ना। सासाराम भी इसको बोलते हैं कई बार। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है। तो भाषा इसकी क्या है? बिहार से जो प्राप्त है मौर्यकालीन अभिलेख, तो उसकी भाषा है प्राकृत। कौन सी भाषा है? तो प्राकृत भाषा है। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है। लिपि कौन सी है? तो ब्राह्मी लिपि है। भाषा कौन सी है? भाषा प्राकृत, ठीक है, और लिपि ब्राह्मी, ठीक है ना। भाषा कौन सी है? भाषा प्राकृत और लिपि इसकी जो है वो है ब्राह्मी, ठीक है ना। तो भाषा और लिपि का फ़र्क तो सभी लोगों को मालूम ही होगा, जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं लगभग सभी को मालूम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो पाटलिपुत्र से प्राप्त नहीं हुए हैं। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए हैं? पाटलिपुत्र से प्राप्त नहीं हुए हैं। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये प्राप्त हुए हैं पाटलिपुत्र से, बराबर से और राजगृह से। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र से स्थापत्य कला मिला है, बराबर की पहाड़ी से और राजगृह से, तो तीनों जगह से मिला है। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। तो ये मिलता है मनेर ताम्रपत्र से। मनेर ताम्रपत्र से बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? देखिए, तुगलक वंश जो है ना उसके अभिलेख जो है वो बिहार से आपको प्राप्त हुए हैं। किसके? तुगलक वंश के। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो तुगलक वंश के। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसीतिल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तो तिरहुत। तिरहुत के बारे में जो है ना बसीतिल उन्स में अच्छे से जो है बताया गया है। बिहार आने वाला महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है। तो देखिए, फाहियान भी आया था, ये भी महत्वपूर्ण है। युआन च्वांग भी आया था, ये भी महत्वपूर्ण है। और इत सिंह भी महत्वपूर्ण है। और लगभग सभी का संबंध जो है नालंदा विश्वविद्यालय से और वहाँ अध्ययन से रहा है। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। तो ये था मुल्ला तकिया। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? ये था मुल्ला तकिया। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? तो देखिए, फ्रांसिस बर्नाय नहीं आया था बिहार। बाकी मैनरिक, जॉन मार्शल और पीटर मुंडी तीनों बिहार आए थे। तो जो बिहार आए थे उनका नाम याद रखिए, मैनरिक, जॉन मार्शल और पीटर मुंडी। और नहीं आया था तो खुद पता चल जाएगा। बहारिस्ताने गैबी किसकी रचना है? तो ये रचना है मिर्जा नाथन की। मिर्जा नाथन बहारिस्ताने गैबी, मिर्जा नाथन बहारिस्ताने गैबी, दोनों को एक नाम ही मान के एकदम रट लीजिए, घोट लीजिए इस चीज़ को। मिरातुल अहवाल किसकी रचना है? तो ये रचना है मुल्ला बहबहानी की। मिरातुल अहवाल मुल्ला बहबहानी, मिरातुल अहवाल मुल्ला बहबहानी।
मध्यकालीन मिथिला का इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है, तो ये है कीर्तिलता, कीर्तिपता, वर्ण रत्नाकर, तीनों ही महत्वपूर्ण है। विद्यापति जी की रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्तिपताक और वर्ण रत्नाकर, तो तीनों ही महत्वपूर्ण है। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं, तो ये मिले हैं चिरांद छपरा से, चेचर वैशाली से, वैशाली एवं सोनपुर से और मनेर से, तीनों जगह से मिले हैं। चिरांद छपरा से, चेचर वैशाली एवं सोनपुर से और मनेर से, तीनों जगह से मिले हैं धातु प्रस्तर युगीन अवशेष। चिरांद छपरा से मिले हैं, चेचर वैशाली एवं सोनपुर से और मनेर से मिले हैं धातु प्रस्तर युगीन अवशेष। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? तो लौरिया अरिराज चंपारण से, लौरिया नंदनगढ़ चंपारण से, रामपुरवा चंपारण से, सभी जगह से बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं। लौरिया अरिराज चंपारण से, लौरिया नंदनगढ़ चंपारण से और रामपुरवा तीनों ही चंपारण में है, वहाँ से मिले हैं। क्या है? मुगलकालीन अभिलेख हैं ये, मौर्यकालीन अभिलेख है ना। मुगलकालीन और मौर्यकालीन में बहुत का फ़र्क है, समझिए कई सदियों का फ़र्क है। तो ये चूँकि क्या है ना कि मौर्यकालीन है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। बिहार के गया जिले में अपसट से प्राप्त अभिलेख से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो बिहार के अपसट से प्राप्त अभिलेख से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबरनाक का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मंदर बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है। तो परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है यहाँ से भी। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबरनाक का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मंदर बांका से प्राप्त लेखों से जानकारी मिलती है परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। देवबरनाक के अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। पाल शासक के बारे में जानकारी मिलती है, तो देवपाल के मुंगेर अभिलेख से मिलती है। नारायण पाल तथा का भागलपुर ताम्र अभिलेख से मिलती है। महिपाल के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से मिलती है, तो सभी जगह से मिलती है। पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्राभिलेख से और महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत हैं, तो यह है अथर्ववेद। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत हैं, तो ये हैं अथर्ववेद। बिहार के लिए अथर्ववेद जो है ना सबसे प्राचीन साहित्यिक स्रोत हैं। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय से। अंगुत्तर निकाय जो है वो बौद्ध ग्रंथ है जिसमें इसके बारे में जानकारी मिलती है महाजनपदों के बारे में कि कितने महाजनपद थे। लगभग 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय से भी और भगवती सूत्र से भी। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ है पाल काल का बौद्ध विहार। पाल काल का बौद्ध विहार मिला है, नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। पाल काल में जो बौद्ध विहार था वो पूरा का पूरा वहाँ से निकल आया है, नालंदा के सराय टीला से। बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध साहित्य, विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है, तो क्या जानकारी मिलती है? तो मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्र के बारे में। देखिए, बौद्ध साहित्य, विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्र के बारे में और मौर्योत्तर बिहार के बारे में, ये दोनों ही जानकारी मिलती है। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता थे, तो ये थे कनिंघम। एकदम एक ही नाम याद रखिए, बिहार से संबंधित जो भी उत्खनन का डाटा है ना उसमें कनिंघम साहब जरूर आएंगे। तो बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता थे, तो ये थे कनिंघम। नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? तो ये लगाया था कनिंघम ने। वे उत्खनन किया था, तो वहाँ से 2 अभिलेख भी मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंघम ने बोध गया के मंदिर को भी खोजा था, तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। ये वाला जो है ना ये बहुत ही
महत्वपूर्ण है। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की, तो केसरिया स्तूप भी खोजा कनिंघम ने ही, लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ भी खोजा कनिंघम ने ही, और बसाड के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल की भी खोज की किसने? कनिंघम ने। विदेह के राजा जनक ने निष्क या स्वर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? तो ये वर्णित है बृहद्रारण्यक उपनिषद में। विदेह के राजा जनक ने निष्क या स्वर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? तो बृहद्रारण्यक उपनिषद में ये वर्णित है। आगे देखते हैं। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है, तो ब्राह्मी लिपि है। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है, कौन सी लिपि है ये? तो ब्राह्मी लिपि है। ठीक है ना। अभी अभी हमने देखा था कि अच्छा इनमें से तो कोई नहीं होगा, खरोष्टी, अरमाइक, ग्रीक नहीं होगा, लेकिन ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, हमने पिछले देखा है कि कौन सी लिपि है? ब्राह्मी। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो ये है शेरशाह से संबंधित। ठीक है ना, शेरशाह सूरी, पूरे भारत के शेर। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? तो देखिए, पहला अकबर के जो है मिले हैं बिहार में। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं? तो देखिए, ये जो स्रोत है ना वह है दीर्घ निकाय, है ना। यहाँ दीर्घ नहीं होगा, दीर्घ होगा, ये दीर्घ निकाय। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं? तो ये है दीर्घ निकाय। ठीक है ना। प्राचीन बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? तो यह है दीर्घ निकाय। और भी थे, लेकिन दीर्घ निकाय में कुछ विशेष रूप से है ये। आगे देखते हैं। सियर उल मुताखरीन की रचना की, तो ये रचना की है गुलाम हुसैन तबतबाई ने। गुलाम हुसैन तबतबाई ने सियर उल मुताखरीन की रचना की है। तो ये एकदम से याद रहना चाहिए, एक साथ ही इसको देखें तो याद रहेगा। सियर उल मुताखरीन, गुलाम हुसैन तबतबाई। मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों को सही सुमेलित करें। तो देखिए, इसको सही सुमेलित हम लोग करते हैं। रियाज उस सलातीन, यह है गुलाम हुसैन सलीम का लिखा हुआ। तारीख़ शेर शाही, ये लिखा है अब्बास सरवानी ने। वाक़ियात मुस्ताकी, ये लिखा है रिज़कुल्लाह ने। अफसानाए साहा, ये लिखा है शेख कबीर ने। बसीतुल उन्स, ये लिखा है इख्तिसान देहलवी ने। बसीतुल उन्स, ये लिखा है इख्तिसान देहलवी ने। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कहाँ किनका लिखा हुआ है। इसको एक बार फिर से देखते हैं। रियाज उस सलातीन, ये लिखा है गुलाम हुसैन सलीम ने। तारीख़ शेर शाही, ये लिखा है अब्बास सरवानी ने। वाक़ियात मुस्ताकी लिखा है रिज़कुल्लाह ने। अफसानाए साहा, ये लिखा है शेख कबीर ने। बसीतुल उन्स, ये लिखा है इख्तिसान देहलवी ने। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। मुल्ला बहवानी यात्री थे। मुल्ला बहवानी यात्री थे ईरान के। ठीक है ना, ईरानी यात्री थे मुल्ला बहवानी। मुल्ला बहवानी के यात्रा वृत्तांतों से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत है, तो ये है फ्रांसिस बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट गजट, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कॉरस्पॉन्डेंस सीरीज। तो ये सब जो है आधुनिक बिहार के बारे में अध्ययन के स्रोत हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये राजनीतिक नीतियों पर उसमें प्रकाश डाला गया है। और नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन जो नीतियां हैं वो कौन सी है? राजनीतिक नीतियां हैं। अपसट गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित हैं, तो रामायण के अंकित हैं। ठीक है ना। अपसट गया में एक मंदिर का भग्नावशेष मिला है, इसकी दीवारों पर कथा चित्र है। वो तो कथा चित्र किसके है? तो रामायण का है। प्राचीन बिहार से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पूर्व ऐतिहासिक बिहार। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है अनुमानतः, तो ये 4000 ईसा पूर्व से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 40,000 ईसा पूर्व से जो है ये शुरू होता है।
बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है अनुमानतः 40,000 ईसा पूर्व से। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुए हैं, क्या प्राप्त हुए हैं? तो कुल्हाड़ी के फलक मिले हैं, चाकू एवं खुरपी मिले हैं और मृदभांड मिले हैं। ये तीनों ही मिले हैं वहाँ पर। आगे देखते हैं। बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं मुंगेर एवं नालंदा से। मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त हुए हैं ये। बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? ये पूर्व प्रस्तर युग के हैं। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं, तो ये साक्ष्य मिले हैं मुंगेर से। बिहार में चिरांद, सारण एवं चेचर वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं नव प्रस्तर युग के। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं चिरांद, सारण से, चेचर वैशाली से, सोनपुर एवं मनेर से। अब देखते हैं ऐतिहासिक काल का प्रारंभ से संबंधित प्रश्न। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः, तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। अनुमान है कि उत्तर वैदिक काल में जो है ना आर्यों का आगमन हुआ था, लगभग 800 ईसा पूर्व के लगभग में। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था तो लोहे का उपयोग। लोहे का जैसे ही उपयोग हुआ ना, तो वैसे ही ताम्र पाषाणकालीन जो सभ्यता थी वो समझिए जो लोहे के सामने वो थोड़ी सी सिमट सी गई। श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में प्रमुख राज्य कौन कौन थे? तो देखिए, मगध तथा विदेह थे और अंग एवं लिच्छवी, ये सभी जो थे खास राज्य थे महाभारत युद्ध के समय में। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? तो देखिए, ये मिलता है शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। ये विदेह की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। बिहार में कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? तो ये रहा था मगध। मगध जो था ना वो ब्रात्य प्रदेश माना जाता था। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महा केंद्र था, तो ये था विदेह। विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। यह राज्य व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लिए किया गया है? ये किया गया है मगध के लिए। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो ये था विदेह। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो ये मिलती है शतपथ ब्राह्मण से। अब देखते हैं महाजनपद काल को देखेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में थे? 3 महाजनपद थे। देखिए, 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। इसमें 3 बिहार में थे, एक तो मगध का हो गया, एक लिच्छवी वाला और एक वो चंपा का जो था ना अंग। निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? देखिए, अंग था, वज्जी था और मगध था, लेकिन वत्स नहीं था। आगे देख, बिहार के किस क्षेत्र में अंग महाजनपद स्थित था? तो भागलपुर और मुंगेर का जो क्षेत्र है ना वो अंग महाजनपद का क्षेत्र है। अंगराज कर्ण की कथाएं जो है ना वो काफ़ी मशहूर है, जो इसी क्षेत्र के माने जाते हैं। अंग महाजनपद की राजधानी थी तो ये थी चंपा। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी। ये महत्वपूर्ण है कि बुद्ध के समय में चंपा की जो गणना जो है ना वो 6 महानगरियों में की जाती थी। बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो ये सम्मिलित था मगध में। मगध महाजनपद की राजधानी थी तो ये गिरिव्रज या राजगीर इसकी पहली राजधानी थी, बाद में पाटलिपुत्र हुई, बहुत बाद में आकर के। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? तो ये करती थी चंपा नदी। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो ये था वज्जी।
वज्जी संघ में कितने राज्य थे? तो 8 राज्य थे। 8 राज्यों का संघ था वज्जी। वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं थी? देखिए चेदी नहीं था, चेदी इसमें सम्मिलित नहीं था। बाकी देखिए तो विदेह, ज्ञात्रक और लिच्छवी इसके भाग थे। वज्जी संघ की राजधानी थी, तो ये थी लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी, है ना। कहाँ थी? वैशाली। वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। और लिच्छवी की भी राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली। तो वैशाली सबसे प्रमुख नगर जो था उस समय हो चुका था। वज्जी संघ में लिच्छवी भी शामिल था। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो गणतंत्र था वज्जी संघ में, ठीक है ना। गणतंत्र था, दरअसल कुलीन तंत्र था ये, सभी लोगों को तो वोटिंग राइट्स नहीं मिले हुए थे। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये थी वैशाली में। मगध की राजधानी, प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ये थी गिरिव्रज या राजगृह। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था, तो ये एक था अंग। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक कौन था? तो वो था अंग। महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? तो देखिए पावापुरी महाजनपद काल में किसी की राजधानी नहीं थी। महाजनपद काल को अगर आप देखें तो उस समय पावापुरी किसकी? तो इनमें से किसी की नहीं राजधानी थी, है ना। आगे देखते हैं, जैन धर्म को देखते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म हुआ था। तो ये जन्म हुआ था कुंडग्राम में। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? तो ये है वैशाली जिले में। महावीर का जन्म का वर्ष आमतौर पर 540 ईसा पूर्व माना जाता है। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था, तो संबंध था वज्जी संघ से। सिद्धार्थ वज्जी संघ के एक गणराज्य कुंडग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रियों के प्रमुख थे। महावीर स्वामी की माता त्रिशला विदेह दत्ता राजकुमारी थी, लिच्छवी की। त्रिशला लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था, तो ये दिया था पावापुरी में। महावीर की मृत्यु निर्वाण हुई थी, ये हुई थी पावापुरी में। प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी स्थूलभद्र ने। प्रथम जैन संगीति की किसने की थी? स्थूलभद्र ने। किसके समय हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी। प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसके कार्य हुए जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हो गया इसका, ठीक है ना। इसका कारण क्या था? वो चूँकि साउथ में अकाल पड़ा था ना, दक्षिण भारत में अकाल पड़ा था, तो 2 जैन संत थे। एक जैन संत यहीं रह गए थे, मगध क्षेत्र में रह गए थे, और भद्रबाहु जो थे ना वो दक्षिण में चले गए थे। जब भद्रबाहु लौटे तो इन्होंने श्वेत कपड़ों को पहने हुए देखा यहाँ के संतों को, तब से जो है विभाजन हो गया। जैन धर्म के 12 तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्मस्थली थी, तो ये थी चंपा। वसुपूज्य कहाँ के थे? ये चंपा के थे। 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य चंपा के थे। अब बौद्ध ग्रंथ से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे, तो ये गए थे वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम में। अलार कलाम जो थे ना, पहले गुरु भी थे गौतम बुद्ध के। गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले? तो ये मिले उड़ुवेला में। उड़ुवेला कहाँ है? तो बोधगया में है। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधगया में। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ये प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के किनारे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए? तो बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत्त और विनय पिटक में हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन लगभग 483 ईसा पूर्व में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसमें किए गए कार्य क्या थे? तो देखिए इसमें जो किए गए कार्य थे वो ये थे कि बौद्ध धर्म 2 भागों स्थाविर और महासंघिक के रूप में विभाजित हो गया। द्वितीय बौद्ध संगीति में क्या हुआ था? तो बौद्ध धर्म 2 भागों स्थाविर और महासंघिक के रूप में विभाजित हो गया था।
देखिए इसमें क्या हुआ था कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इसमें किए गए कार्य क्या थे? तो देखिए इसमें कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। निम्नांकित में किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? देखिए महात्मा बुद्ध बोधगया से भी, राजगीर, वैशाली सबसे संबंधित थे। महात्मा बुद्ध ने भले बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति की हो, लेकिन बाकी नगरों में उपदेश देने के लिए वो घूमा करते थे, इसलिए ये नगर भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी। उनमें क्या सम्मिलित था? तो उन्होंने बोला था बाढ़, अग्नि और आंतरिक कलह तीनों के कारण पाटलिपुत्र तबाह हो जाएगा। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था, तो ये इनका जन्म हुआ था नालंदा में। सारिपुत्र कहाँ के थे? नालंदा के थे। अब देखते हैं मगध साम्राज्य का उत्खनन। मगध साम्राज्य के उत्खनन से संबंधित प्रश्नों को देखें। उत्थान, माफ़ कीजिएगा, मगध साम्राज्य का उत्थान है ये। प्राचीन भारत में साम्राज्य की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है मगध को। प्राचीन भारत में साम्राज्य की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है मगध को। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी, तो ये थे ग्रीवरज, राजगीर या राजगृह। राजगीर पहाड़ियों से घिरी थी या है अभी भी। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था, तो ये था बृहद्रथ वंश। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था, तो ये था बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ राजवंश जारासंध के पिता बृहद्रथ से आरंभ होता है। मगध जनपद का संस्थापक था, तो यह था बृहद्रथ तथा जरासंध। मगध जनपद का जो संस्थापक था वो कौन था? बृहद्रथ तथा जरासंध था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, तो वो था बिंबिसार। वो तो माइथोलॉजी में चली गई। बिंबिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक रहा है। बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? तो ये थे हर्यंक वंश के। बिंबिसार को श्रेणिक तथा अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ है, तो ये हुआ है बिंबिसार के शासनकाल से। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष आरंभ हुआ है बिंबिसार के शासनकाल से। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो कौशल देवी के साथ, चेलना से और खेमा से, तीनों से शादी किया था इसने, बिंबिसार ने। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ की। कौशल देवी कौशल की, खेमा पंजाब की तथा चेलना वजीर संघ की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? अंग को जीता था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो अंग को जीता था। हर्यंक वंश का दूसरा शासक था, तो ये थे अजातशत्रु। हर्यंक वंश का जो दूसरा शासक था अजातशत्रु था। अजातशत्रु 493 से 461 ईसा पूर्व ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सत्ता को प्राप्त किया था। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की? तो ये की थी अजातशत्रु ने। वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था, तो ये था अजातशत्रु। वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित किया था अजातशत्रु ने। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? तो ये थी वैशाली की। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ, मूसल तथा महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? तो ये किया था लिच्छवी गणराज्य के विरुद्ध युद्ध में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ये हुआ था ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ये हुआ था ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? ये की थी उदयन ने। उदयन अजातशत्रु के बाद उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। इसने उदयभद्र भी कहा जाता है इसको। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? तो ये बनाया था उदयन ने। हर्यंक वंश का अंतिम शासक था, तो ये था नागदशक। हर्यंक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था नागदशक।
हर्यंक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? ये हुई शिशुनाग वंश की। हर्यंक वंश के बाद शिशुनाग आए। शिशुनाग वंश का संस्थापक ही शिशुनाग था। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने ग्रीवरज राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? तो ये बनाया था शिशुनाग ने। ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण आ जाता है क्वेश्चन कि ग्रीवरज राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया किसने? शिशुनाग ने। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? तो देखिए ये कालाशोक था। ठीक है ना, कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था कालाशोक के। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीति या समिति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वैशाली में। कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी साब कमीर ने। ठीक है ना, साब कमीर ने द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। नंद वंश का संस्थापक था, ये था महापद्मनंद। नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। झा एवं श्रीमाली की पुस्तक प्राचीन भारत में नंद वंश का संस्थापक महानंदिन को बताया गया है। एक ही बात है। ठीक है ना, कई बार महानंदिन लिखा हुआ आ सकता है, तो महापद्मनंद के साथ ही इसको जोड़ेंगे। मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्व छत्रांतक, एक छत्र और एक राट कहा गया है? तो ये कहा गया है महापद्मनंद को। यह नंद वंश का सबसे प्रतापी शासक था। नंद वंश का अंतिम शासक था, तो ये था धनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था धनानंद। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। इसका आयोजन 483 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ये हुआ था राजगृह यानी ग्रीवरज में। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये किया था महाकश्यप ने। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था, तो ये किया था महापद्मनंद ने। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था महापद्मनंद ने। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो ये था धनानंद। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक धनानंद था। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो उदयन ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन संगम पर अवस्थित पाटली ग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र बना? तो वैशाली के वृज्जियों के सुरक्षा के लिए किया था। सुरक्षा के लिए मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन संगम पर अवस्थित पाटली ग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? तो वैशाली के वृज्जियों के लिए ऐसा किया था, क्योंकि वही उधर से अटैक कर सकते थे। आगे देखते हैं, मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? तो चाणक्य यानी विष्णुगुप्त की सहायता से। कौटिल्य भी बोलते हैं उन्हीं को। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 320 ईसा पूर्व में हुई थी। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था 315 ईसा पूर्व में आया था। ये कई बार ये भी फैक्चुअल भी पूछ सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था, तो ये था सेल्यूकस। सेल्यूकस निकेटर इसका पूरा नाम था। किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण काल पड़ा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पड़ा था। हम लोग जानते हैं इसी कारण जो थे भद्रबाहु दक्षिण चले गए थे। एक लंबी स्टोरी है कि भद्रबाहु धर्म की रक्षा के लिए गए थे, ताकि सारे जैन मर न जाए और जैन धर्म खत्म न हो जाए। बाद में वो लौटे तो उन्होंने देखा जो यहाँ जिनको छोड़ के गए थे वो श्वेत वस्त्रों में थे, शायद शीलभद्र को छोड़ के गए थे भद्रबाहु।
तभी से जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था तो वो थे चाणक्य। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो उन्होंने यूनानियों से भारत को मुक्त किया था। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है तो वह है इंडिका। मेगास्थनीज की लिखी हुई इंडिका है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश ने। नंद के बाद मौर्यों का शासन हुआ। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो वह है इंडिका। अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य। कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य एवं विष्णुगुप्त है। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? ये मिलता है फाहियान। फाहियान की यात्रा वृत्तांत में मिलता है। एक मिनट, ये गलत है। पाटलिपुत्र के शासन में फाहियान बहुत बाद में आया, ठीक है ना, ये हो ही नहीं सकता है। मेगास्थनीज की इंडिका में है ये। पाटलिपुत्र के शासन व्यवस्था की विस्तृत जानकारी मिलती है मेगास्थनीज की इंडिका में। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना तो ये बना बिंदुसार। देखिए, बिंबिसार और बिंदुसार में फर्क है। बिंबिसार हर्यंक वंश का है और बिंदुसार मौर्य वंश का। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहता था? तो ये रहता था बिंदुसार के राज दरबार में। देखिए, अभी बिहार में ना जो ज़्यादा होशियार बनता है उसको बोलते हैं कठपिंगल बोलते हैं। तो ये शब्द कठपिंगल कहाँ से आया कि बहुत पिंगल चाटता है? तो ये वर्ड कहाँ से आया, ये शब्द कहाँ से आया? ये शब्द मौर्य काल से अभी तक चला आ रहा है और जनश्रुतियों का हिस्सा है। पिंगल वत्स क्या था? एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था। पिंगल वत्स ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह महान राजा बनेगा। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है। ये मिलता है शिलालेख 13 में। शिलालेख 13 में ऐसा मिलता है कि अशोक अपने जितने पड़ोसी हैं उनके साथ कैसा संबंध रखेगा? तो मैत्रीपूर्ण संबंध रखेगा। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल? एक मिनट, थोड़ा सा आगे देखते हैं। हाँ, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था अशोक के शासनकाल में। तृतीय का अशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी मोगलीपुत्र तिस्य ने। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? ये हुआ था 251 ईसा पूर्व में ये हुआ था। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो ये अशोक ने कलिंग पे विजय प्राप्त की थी, मौर्य शासक था। किस युद्ध में भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की? कलिंग के युद्ध में ऐसा हुआ था। अशोक का धम्म था तो नैतिक आचार संहिता था अशोक का धम्म। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? तो ये स्थित था पाटलिपुत्र में। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? तो बोध गया की उसने यात्रा की। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक किस वर्ष में की थी? तो 10वें वर्ष में की थी। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले में प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं चंपारण में। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभलेख नहीं हैं तो रुमिनदई नहीं मिला है यहाँ से। रुमिनदई बिहार से प्राप्त होने वाला अशोक का स्तंभलेख नहीं है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। प्राची या प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी, ये थी पाटलिपुत्र। पूर्वी प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? ये थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था तो ये बना था लकड़ी का। चंद्रगुप्त मौर्य का राजा प्रसाद स्थित था, ये स्थित है कुम्हरार पटना में। कुम्हरार पटना में राजा प्रसाद स्थित था। कुम्हरार से 80 स्तंभ वाला मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष मिलता है। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजा प्रसाद के बारे में कहा था कि उसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न ही बेतना कर सकते हैं? तो ये कहा था एरियन ने। चंद्रगुप्त मौर्य के राजा प्रसाद के बारे में किसने कहा यह प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है? तो ये कहा था फाहियान ने। ये शब्द को भी याद रखना जरूरी है।
किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो ये निर्माण कराया था अशोक ने, ठीक है ना, अशोक ने निर्माण कराया था। ये 4 गुफा है, सुदामा, विश्व झोपड़ी, चौपाड़ तथा कर्ण। गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था। तो ये करवाया था दशरथ ने। दशरथ अशोक का पुत्र था। इसने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिसमें गोपी गुफा भी सम्मिलित थी। मौर्यकालीन चामर ग्राहिनी यक्षी प्राप्त हुई है। ये प्राप्त हुई है दीदारगंज पटना से। अभी म्यूजियम में पड़ा हुआ है ये। इसे स्त्री रत्न नाम दिया गया है। बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो ये मिली है लोहानीपुर पटना से। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है, ये किया है मेगास्थनीज ने। उसकी किताब है ना इंडिका, उसमें है। वैसे भी मूल रूप से इंडिका उपलब्ध नहीं है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो ये बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ये की गई थी पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय ने डियानेशियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र में भेजा था? तो ये भेजा था बिंदुसार के समय में। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पोलीब्रोथस पाटलिपुत्र उपनाम धारण किया था? तो ये किया था स्ट्रैबो के अनुसार से। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पोलीब्रोथस पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था? तो ये कहा है स्ट्रैबो ने। यूनानी दूत डिमाल्कस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? तो ये हुआ था बिंदुसार के दरबार में आगमन हुआ था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो यह है भाबड़ू स्तंभ। भाबड़ू स्तंभ में जो है ना अशोक ने खुद को सम्राट बताया है। बाकी कहीं पे ऐसा वर्णन नहीं मिलता है। आगे देखते हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रयदाता के रूप में किया? तो ये किया आजीविकों ने। अशोक की राजधानी कहाँ थी? ये थी पाटलिपुत्र। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? ये कथन है मेगास्थनीज का। ये कथन किसका है? ये कथन है मेगास्थनीज का। मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह केंद्रीकृत था, सही है। करों का बोझ अधिक था, ये भी सही है। प्रशासन तंत्र कठोर था, ये भी सही है। तो क्या हो गया? उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें। अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा समय है सही नहीं है ये बताना है, सही है ये बताना है। अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, सही है। उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, सही है। उसने प्रजाहित और कल्याण के उपाय किए, ये भी सही है। तो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देवनाम प्रिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया है? तो ये किया अशोक ने। देवनाम प्रिय के नाम से कौन है? अशोक है। धम्म महात्मात के क्या कार्य थे? तो धम्म नीति या क्रियान्वयन था इसका काम। लोगों के बीच दान वितरण था। जन कल्याण के उपाय, ये सब उसके काम थे। मौर्यकालीन प्रशासन में राजुक कौन थे? तो देखिए राजुक कौन थे? तो देखिए न्याय अधिकारी तो नहीं थे, सैनिक अधिकारी, कर वसूलने का अधिकारी भी नहीं थे, तो उपयुक्त में से कोई नहीं थे। अब आगे मैं आपको बता दूंगा कि राजुक कौन थे। अगर आपको अभी ध्यान में है तो अभी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ताकि और लोग देख सकें, अन्यथा मैं आगे बता दूंगा। मौर्यकालीन विद्वानों में किन का नाम आता है? देखिए कौटिल्य, पाणिनि, उपावर्ष, तीनों ही मौर्यकालीन ही विद्वान थे, ठीक है ना, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। चलिए एक बार उत्तर भी देख लेते हैं। ठीक है, मेरा एकदम सही है। कौटिल्य, पाणिनि और उपावर्ष तीनों ही कौन थे? मौर्यकालीन ही विद्वान थे। मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण हैं। तो सुंदर उदाहरण कहाँ पर हैं? तो पाटलिपुत्र स्थित राजा प्रसाद के अवशेष, दीदारगंज की यक्षी और बराबर की गुफाएं, तीनों ही है ना, ये जो है बहुत स्थापत्य के सुंदर उदाहरण हैं। अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है।
तो देखिए, द्वितीय स्तंभ लेख से मिलती है, सातवें स्तंभ लेख से और द्वादश शिलालेख से। ठीक है, द्वितीय स्तंभ लेख से, सातवें शिलालेख से और द्वादश शिलालेख से। अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? तो ये किया गया है नवम शिलालेख में। मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? तो आर्थिक संकट इसका कारण नहीं था। अयोग्य शासक थे, प्रांतीय विद्रोह भी हुआ और विदेशी साम्राज्य वगैरह का जो भी इशू था वो भी चला। तो ये सब चीज़ें चली है। तो अभी जो है ना, अभी की क्लास में इतना ही रखते हैं। हम लोग नेक्स्ट में मौर्योत्तर बिहार से शुरू होंगे और देखेंगे कि कहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी 1 से लेकर 22 नंबर पेज तक पढ़ा है और अगला जो लेक्चर होगा ना वो मौर्योत्तर बिहार से होगा। अभी के लिए इतना ही है। और बाकी जो है ना, बिहार स्पेशल से 30 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं तो अच्छे से उसको घोटना ज़रूरी है समय के साथ। आप बुक को देखिए, इस बुक से मैक्सिमम प्रश्न आ जाएंगे। फिर भी मैंने सारे बुक्स को करा दिया है, आपको प्लेलिस्ट में सभी किताबों के जो भी अंश है वो आपको मिल जाएंगे। तो रेगुलर पढ़ते रहिए। जो आपको नहीं आता है उसको अपने नोटबुक में ज़रूर लिखिए। कोशिश ये करिए कि जब भी क्लास के लिए बैठिए तो एक नोटबुक लेके ज़रूर बैठिए और कोशिश करिए कि एक ही बार में पूरी क्लास ख़त्म करने के बाद ही उठें। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।